पूर्वी चंपारण जिले की ढाका विधानसभा सीट की काफ़ी चर्चा हो रही है बिहार चुनाव में। और चर्चा की वजह है कि यहां से एआईएमआईएम ने राणा रणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। राणा रणजीत सिंह प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार में काफ़ी भीड़ दिख रही है, उनके रोड शो में या उनकी जनसभा में। उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं वो भी प्रचार करने के लिए ढाका जा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि राणा रणजीत के भाई बीजेपी में हैं और उनके पिता भी राजनीति में रह चुके हैं, यानी पारिवारिक रूप से राजनीति उनको विरासत में मिली है। तो राणा रणजीत ही वजह है कि हम आज ढाका विधानसभा सीट पर बात करेंगे। तो ढाका विधानसभा सीट का क्या समीकरण इस बार रह सकता है, चुनावी इतिहास क्या रहा है ढाका का, अभी वर्तमान में संभावनाएं कैसी बन रही हैं, क्या राणा रणजीत सिंह यहाँ पर इतिहास रच सकते हैं या नहीं, चलिए आपको बताते हैं सब कुछ। हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़ों के साथ साथ ज़मीनी हालात के बारे में भी जानकारी है। कई सारे पत्रकारों से मैंने बात की है जो ढाका जाके आ चुके हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत की है उन्होंने। तो पहले शुरू करते हैं, हम ढाका का इतिहास जान लेते हैं, पिछले चुनावों में क्या कुछ हो चुका है यहाँ पर। तो पूर्वी चंपारण जिले में ढाका विधानसभा सीट आती है। इसका जो लोकसभा क्षेत्र है वो है शिवहर। और पिछला चुनाव यानी जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें पवन कुमार जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने जीत हासिल की थी। 99,000 से ज़्यादा उनको वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे थे आरजेडी के फैजल रहमान और उनको मिले थे वोट 89,000 से ज़्यादा। और राम पुकार सिन्हा जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो अभी उपेंद्र कुशवाहा हैं एनडीए के साथ, उनकी पहले वाली पार्टी जो हुआ करती थी रालोसपा, अभी उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली है राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम जिसको बोलते हैं। तो आरएलएसपी उससे राम पुकार सिन्हा को मिले थे 10,932 वोट। तो यही तीन जो बड़े 2020 के चुनाव के दावेदार थे और जिन्हें ठीक ठाक वोट मिले थे। पवन कुमार जायसवाल ने जीत हासिल की थी। 2015 के चुनाव की बात करें तो फैजल रहमान और पवन कुमार जायसवाल के बीच में फिर से टक्कर हुई थी, यानी आज से 10 साल पहले भी फैजल रहमान और पवन कुमार जायसवाल ही ढाका पर दोनों प्रमुख दावेदार थे। उस चुनाव में फैजल रहमान को 87,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और पवन कुमार जायसवाल को 68,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो फैजल रहमान ने जीत हासिल की थी। उससे पहले चले 2010 के चुनाव में, तो उस चुनाव में पवन कुमार ने जीत हासिल की थी। यानी 2010, 2015 और 2020 पिछले 3 चुनावों में ढाका विधानसभा सीट पर फैजल रहमान और पवन कुमार के बीच में ही टक्कर होती आई है। 2010 में पवन कुमार जीते, 15 में फैजल रहमान जीते, फिर 20 में फिर से पवन कुमार जायसवाल जीते। तो इस बार भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में ही टक्कर हो सकती है, लेकिन तीसरे दावेदार के रूप में राणा रणजीत सिंह ने यहाँ की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। तो राणा रणजीत सिंह का भी थोड़ा बहुत उनके बारे में भी जान लेते हैं, उनका भी इतिहास। राणा रणजीत सिंह के पिताजी सीताराम सिंह वो लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और उनके जो भाई हैं राणा रणजीत सिंह के राणा रणधीर सिंह वो बीजेपी के नेता हैं और मधुबन विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। यानी राणा रणजीत सिंह के भाई बीजेपी में हैं और पिताजी इनके सांसद रह चुके हैं। तो पारिवारिक बैकग्राउंड एक राजनीति का है, विरासत के रूप में राजनीति मिली है और उसकी वजह से ठीक ठाक जनाधार भी है अपना खुद का राणा रणजीत सिंह का। और भीड़ भी काफ़ी दिख रही है। वो भीड़ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी या नहीं ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि ज़मीनी हालात के बारे में जो हमें पता चला है पत्रकारों से बातचीत में वो आपको अभी देंगे वो जानकारी। शिवहर से जो लोकसभा का चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें शिवहर से एआईएमआईएम ने राणा रणजीत को अपना प्रत्याशी बनाया था। उस चुनाव में लड़े थे वो, हालांकि वो 5वें नंबर पर रहे थे और उनको 11,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। यानी जो लोकसभा चुनाव में राणा रणजीत सिंह ने अपनी दावेदारी की थी उसमें तो बहुत ज़्यादा सफल नजर नहीं आए थे, 5वें नंबर पर रहे थे। तो क्या वो विधानसभा चुनाव में कमाल दिखा पाएंगे इस बार? भीड़ तो बहुत दिख रही है, बहुत सारे लोग इस बातें चर्चा कर रहे हैं इस चीज़ की। और सोशल मीडिया पर भी हम देखेंगे तो राणा रणजीत सिंह की जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है उसमें बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि वो मुकाबले को ढाका में त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि ढाका में जो भीड़ दिख रही है जरूरी नहीं है वोटों में तब्दील हो राणा रंजीत के। राणा रंजीत की संभावना तभी बन सकती है जब वो फैजल रहमान वाले वोट को थोड़ा बहुत खींच सकें, क्योंकि जो ढाका में मुस्लिम आबादी है वो एक मुश्त होकर फैजल रहमान के पीछे खड़ी होती है। एआईएमआईएम का जनाधार पहले ऐसा कुछ रहा नहीं है ढाका विधानसभा सीट पर। 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें एआईएमआईएम गठबंधन में लड़ी थी और उस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा शामिल थे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में गई थी सीट ढाका वाली।
तो उन्होंने राम पुकार सिन्हा को दिया था, उनको मिले थे 10,000 के करीब वोट। यानी जो AIMIM का 2020 वाला गठबंधन था उसके पास 10,000 के करीब वोट हैं ढाका विधानसभा सीट पर। और अब देखना होगा कि राणा रंजीत अपनी तरफ से कितना वोट जोड़ पाते हैं। तो जो पत्रकार बता रहे हैं ढाका की, वो ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा जो जाता है फैजल रहमान के साथ, उसमें से अगर कुछ घटता है और वो जुड़ता है राणा रंजीत के साथ, तो हो सकता है कि वो रेस में आ जाएं। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय उन्होंने बना दिया है, लेकिन इसकी संभावना अभी ऐसी नजर नहीं आ रही कि वो पहले या दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर के ही दावेदार हैं। लेकिन बात वहीं उठ रही है जिसको मैं बार बार दोहरा भी रहा हूं कि अगर मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा फैजल रहमान से छिटकता है और वो राणा रंजीत सिंह के पास जाता है, और राणा रंजीत सिंह का जो अपना जनाधार है वो उनके साथ रहता ही है, इसके साथ ही जो AIMIM का 2020 वाला गठबंधन वाला वोट था वो भी अगर राणा रंजीत सिंह को मिलता है, तो हो सकता है कि वो ढाका में इतिहास भी बना सकते हैं।